नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद लिखित कहानी घास वाली। मूलिया हरी हरी घास का गड्ढा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? अच्छी तो हो। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस अवसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरण की सी आंखें, नीचे खींचा हुआ चिबुक, कपड़ों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेद, एक मुखव्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल सा फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपने छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आग की अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं। न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवती के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झुआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह उच्च जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तो क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा?
सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तो औरों के साथ जाएगी न अकेले जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटू। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता। लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी है, इक्के वालों की बदिया बैठ गई है। कोई सेध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के का कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो न पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यह आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यह देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उससे चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छीन ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्रलिखित से बैठी रही। चैन सिंह ने 1 कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ पड़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालो, कभी जी चाहता था जहर खा लो। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तो इस रास्ते से चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे, मगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न उहिलाऊंगा। मैं शोधा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब
तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती, किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट से यह बात कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीक आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह का क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के ओठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, वह अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी को क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए न कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़ की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया इसलिए न कि जानते हो, मूलिया ने कहा, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यही सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह हमारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुख ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुख से बात न निकलती थी। मूलिया इतनी वाक्पटु है, उसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती है ठीक करती है। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहा। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी मिहरिया की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। सही की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलुटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरे छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हो? चैन से हाँ इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझसे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा न होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है,
गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शिखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दिन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उससे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बाहर चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पूर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? सबके सब डांटे जाएंगे, बेचारे दिल में सहम जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती में एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बड़ आओ, कैसे बेर है? लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के है ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा कर बोल रहा है, उतना ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से लाओ जी, पक्की सब मैं ले लूंगा। उसने बाकी 2 मजदूरों से कहा, जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक तो ले आओ। तुम भी दोनों आ जाओ। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। बाकी दोनों मजदूरों से कहा, तुम दोनों भी आ जाओ। उस पेड़ के बेर बहुत मीठे होते, बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पूरे बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाई, एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना।
तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, न चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम न होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरे ने कहा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरे ने कहा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथे ने कहा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहले ने कहा, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरे ने कहा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरे ने कहा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि उनको कोई कसर न छोड़े। चौथे ने कहा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अभी भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। झटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियाँ कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं, मगर लारियों के सामने एक्के को कौन पूछता है। कहा 2, 2.5, 3 की मजदूरी करके घर लौटता था। कहा अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाओ, क्या आप खाओ? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े के ही चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसे फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पोरुक चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो एक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करो। आजकल सास पतोह दोनों छीलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोले, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हल्कान हो जाती है भैया, मगर क्या करो, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथ में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छांव में 20 ही तांगे एक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यही खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चले जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साई शौक से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलुटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की ही है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी है। चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है।
एक तांगे वाले ने जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुआ था बोला। बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया। अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्किरा कर रसीली आंखों से देख देख कर सिर का आंचल खिसका खिसका कर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें करती है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकीलों मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया का घास का झाबा लिए उस फीटन के पीछे दौड़ी। फीटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली। जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गए। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार में भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जम काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से माल गुजारी वसूल करके घर की ओर लपक जा रहा था। ये उसी जगह जहाँ उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी। मूलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचते नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सोचती। एकाएक मूलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाओ, उसी बाह गहे की लाश तो निभा रहे हो, गरीबी आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मूलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। मूलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी
और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह अमूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था।